जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च की जाने वाली संदेश मैगजीन की सीरीज में ये लेक्चर नंबर 4 है। उम्मीद करता हूं कि पिछले 3 लेक्चर्स को आपने पूरी तरह से देख लिया हो, उसके बाद आप इस चौथे नंबर के लेक्चर पर आए हैं। और अगर नहीं देखा है तो आज ही पिछले 3 लेक्चर्स को आप कंप्लीट तरीके से देखिए और फिर क्रम में एकदम सीक्वेंस में आप चौथे लेक्चर की तरफ बढ़िए। आपको लेक्चर्स को ढूंढने के लिए कुछ भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप चैंपियन स्क्वायर के यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं और चैंपियन स्क्वायर के चैनल पर जो प्लेलिस्ट वाला सेक्शन होता है वहां पर आप जाएंगे तो एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनी हुई है एमपी गवर्नमेंट संदेश मैगजीन की। और इस मैगजीन की खासियत हर वीडियो की शुरुआत में मैं आपको बताता ही हूं कि आपके प्रीलिम्स के एग्जाम में आढ़े टेढ़े 10 प्रश्न जो या तो एमपी संदर्भ में आते हैं या एमपी के अलावा भारत के संदर्भ में भी आ सकते हैं, तो वो 10 आढ़े टेढ़े प्रश्न जो किसी भी व्यक्ति को प्रीलिम्स फेल और प्रीलिम्स पास कुछ भी करवा सकते हैं, उन 10 प्रश्नों को टैकल करना, उन 10 प्रश्नों को सॉल्व करना, वो इस सीरीज का टारगेट है। तो बिना किसी देरी के आइए हम इस सीरीज को शुरू करते हैं और लेक्चर नंबर 4 का शुभारंभ करते हैं। पहली जो खबर आज हमारे पास मौजूद है, मैं वापस से आपकी सहूलियत के लिए थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि चीजें आपको साफ दिखें, स्पष्ट दिखें और किसी भी तरह की दिक्कत आपको ना आए। तो आज सबसे पहली खबर दोस्तों छिंदवाड़ा जिले से संबंधित आती है और काफी सारे विद्यार्थियों ने इस बात को भी माना कि जी हां सर, हम जब इस मैगजीन को देखते हैं और पढ़ते हैं तो वास्तविकता में अंदर से ही हमको वो आवाज आती है कि भाई नहीं, ये प्रश्न तो एग्जाम में आएगा। और वो आवाज आए या ना आए, एग्जाम में प्रश्न तो यहीं से आएगा, ये बात कंफर्म है। तो उसी विचारधारा के साथ आपको इस सीरीज का पूरा आनंद लेना है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहली खबर जो आज हमको देखने को मिलती है वो क्या है, छिंदवाड़ा ने रचा इतिहास। अब छिंदवाड़ा ने क्या इतिहास रच दिया, तो यहां पर हमको देखने को मिलता है कि छिंदवाड़ा जिले ने महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण का मतलब अगर इंग्लिश मीडियम वाले नहीं जानते तो महिला सशक्तिकरण का मतलब होता है विमेन एम्पावरमेंट। ओके, तो छिंदवाड़ा जिले ने महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत कुछ किया है। यहां पर एक शब्द का जिक्र हुआ है ITI। दोस्तों अगर आपको ITI का मतलब नहीं पता तो ITI का मतलब होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ITI का मतलब क्या होता है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। यानी कि देखो भैया, जो व्यक्ति अपनी 3 साल या 4 साल की जो भी उसकी कॉलेज की डिग्री होती है, बीटेक वगैरह, अगर वो नहीं करना चाहता तो वो 10वीं और 12वीं कक्षा के बाद सीधे कहां एडमिशन ले सकता है, ITI में एडमिशन ले सकता है और बेसिक कामकाज सीख सकता है, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन का काम सीख लिया या रिपेयरिंग का कोई काम सीख लिया और बढ़िया 15, 20, 25 हजार की नौकरी को तुरंत हासिल कर सकता है। यानी कि 10वीं और 12वीं कक्षा के बाद एक तरीके का डिप्लोमा, और वो भी कौन सी फील्ड में, टेक्निकल फील्ड में, क्योंकि टेक्निकल फील्ड में नौकरी तत्काल लगती है। तो फालतू वो बड़ी बड़ी डिग्रियों के चक्कर में नहीं पढ़ना। कोई बिल्कुल मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास या गरीब घर से व्यक्ति आ रहा है, वो कहां तक इतना पैसा भरेगा बड़ी बड़ी डिग्री कोर्स को करने में। तो इसीलिए वो सीधे डिप्लोमा करता है ITI से, बढ़िया टेक्निकल में कुछ ना कुछ फील्ड में सीख जाता है और अपना नौकरी पे लग जाता है। तो ITI में महिलाओं के प्रवेश का लक्ष्य रखा गया था 35%। यानी कि हमारे मध्य प्रदेश में जितने भी ITI संस्थान बने हुए हैं, कम से कम उसमें 35% महिलाएं हो। ऐसा नहीं कि केवल पुरुष ही पुरुष जो है उसमें पढ़ाई लिखाई करके नौकरी हासिल कर रहे हैं, 35% महिलाएं होनी चाहिए। परंतु ये जो 35% का लक्ष्य है, इसको भी पार कर दिया, इसको भी पार कर दिया। और कितनी महिलाओं का प्रवेश करवा दिया ITI में, 35% का लक्ष्य रखा था लेकिन 37% महिलाओं को ITI में प्रवेश दिलाकर नई पहचान बनाई है। इतनी बात आप सभी को समझ में आई, ठीक है। और इसीलिए छिंदवाड़ा जिले को प्राइज दिया गया, अवार्ड दिया गया कि आपने इतना बेहतरीन काम किया।
तो यहां पर प्रश्न किस तरीके से बन सकता है कि आईटीआई में महिलाओं के प्रवेश को बढ़ाने में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला आगे रहा, प्रथम स्थान पर रहा, तो वो रहा छिंदवाड़ा जिला। कि भैया 35% महिला प्रवेश के टारगेट को 37% तक लेके गए और विमेन एम्पावरमेंट में महिला सशक्तिकरण में एक अच्छा उदाहरण सेट किया। कौन से जिले ने दोस्तों? छिंदवाड़ा जिले ने। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे देखते हैं अगली खबर किससे संबंधित है। एमपी ट्रांसको। एमपी ट्रांसको, ट्रांसको का मतलब क्या होता है? ट्रांसमिशन कंपनी। ट्रांसको का मतलब क्या होता है? ट्रांसमिशन कंपनी, यानी कि बिजली पहुंचाने वाली कंपनी। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की एक कंपनी है जिसका नाम है मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी। ये आपको बिजली पहुंचाने का काम करती है। अब दोस्तों ये जो एमपी ट्रांसको कंपनी होती है, अब बिजली पहुंचाना ही तो केवल काफी नहीं है। बिजली के दौरान बिजली जब हम पहुंचाते हैं तो बीच में कई प्रकार का मेंटेनेंस वर्क भी दोस्तों जो है आता है। तो उस मेंटेनेंस वर्क के लिए एक अलग से टीम रहती है ना। बिजली विभाग में मेंटेनेंस का काम करने के लिए एक अलग से टीम रहती है। तो ये जो हमारी एमपी ट्रांसको कंपनी है ना, इसकी एक ट्रांसमिशन लाइन मेंटेनेंस टीम है जिसका मुख्यालय कहां पर है? शहडोल। यानी कि मध्य प्रदेश में बिजली के मेंटेनेंस से संबंधित काफी सारी टीम है, लेकिन हम फिलहाल कौन सी टीम की बात कर रहे हैं? जो शहडोल में है। इतनी बात क्लियर हुई। तो शहडोल की जो ट्रांसमिशन लाइन मेंटेनेंस टीम है उसने 2024-25 जो बीता हुआ वर्ष है उसमें बहुत ही बेस्ट परफॉर्मेंस, उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए शहडोल की इस मेंटेनेंस टीम को सर्वश्रेष्ठ ट्रांसमिशन लाइन मेंटेनेंस टीम का सम्मान मिला है। और भैया सीधी सी बात है कि मध्य प्रदेश में बिजली पहुंचाने का जो काम है वो पूरी तरीके से मेंटेनेंस टीम पे डिपेंड करता है। तो मध्य प्रदेश में जो भी मेंटेनेंस टीम सबसे बेहतरीन काम करेगी और बिजली पहुंचाने में सरकार की मदद करेगी, उसके बेहतरीन काम को सराहना तो मिलनी चाहिए, एप्रिसिएशन तो मिलना चाहिए। तो कौन से जिले की ये पावर ट्रांसमिशन मेंटेनेंस टीम है? शहडोल की। ठीक है, इनका काम क्या है कि जिस ट्रांसमिशन लाइन से बिजली जाती है उसका मेंटेनेंस यानी कि रखरखाव करना। और इसीलिए शहडोल की इस टीम को प्रतिष्ठित डॉक्टर टाटा राव स्मृति शील्ड और सर्टिफिकेट दिया गया है। ठीक है, कौन सी शील्ड दी गई है? डॉक्टर टाटा राव स्मृति शील्ड। इसको ऐसे याद रख सकते हो कि आज के टाइम पे टाटा की जो बुरी हालत हो रही गले की, आज के टाइम पे जो टाटा की गाड़ियां हैं बिजली से चलती हैं, और बिजली से चलने के लिए बिजली का आना जरूरी है, और बिजली के आने के लिए मेंटेनेंस जरूरी है। तो सबसे बेहतरीन बिजली में मेंटेनेंस टीम कौन सी रही? शहडोल की। और इसीलिए उनको डॉक्टर टाटा राव स्मृति शील्ड जो है दी गई। यहां पर क्लियर हो गया। अच्छा, ये जो पूरा आयोजन हुआ था कि भैया कौन सी मेंटेनेंस टीम ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, ये पूरा आयोजन हुआ था जबलपुर में। ये वाला पॉइंट भले ही आप याद रखो या ना याद रखो, लेकिन इसको जरूर याद रखना कि मध्य प्रदेश की ट्रांसको कंपनी ने मध्य प्रदेश की ट्रांसको कंपनी के किस मेंटेनेंस टीम को डॉक्टर टाटा राव स्मृति शील्ड मिली है? तो एमपी ट्रांसको कंपनी की शहडोल वाली जो मेंटेनेंस टीम है उसको डॉक्टर टाटा राव स्मृति शील्ड मिली है। और क्यों? क्योंकि उन्होंने 2024-25 में बिजली की ट्रांसमिशन लाइन का मेंटेनेंस, उसका रखरखाव में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया था। ठीक है भैया, चलिए। आपको कुछ खबरें हमेशा ऐसी लगेंगी, बोले सर ये देखने में उतनी इंपॉर्टेंट नहीं लग रही, तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि देखने में इंपॉर्टेंट क्या है और क्या नहीं। बात इस फर्क से फर्क इस बात से पड़ता है कि भैया जो इंपॉर्टेंट है भले ही वो देखने में कैसा भी लगे, इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट है तो इधर आएगा, है ना। तो आपको वो दोनों परिस्थितियों में पढ़ना ही पढ़ना है। मेरे हिसाब से दोनों खबरें इंपॉर्टेंट थी, और पूरी मैगजीन में अगर कोई ऐसी खबर मुझे मिलती है ना जो मुझे लगे थोड़ा सा भी मुझे अंदाजा लगता है कि एग्जाम में आ सकती है, मतलब 10% के अंदाजे पर भी मैं उसको शामिल कर लेता हूं कि भैया 10% रिस्क भी क्यों लेना, ताकि आपको भी कम से कम ये तसल्ली रहे कि भैया
अगर मैं पिछले 12 महीने की संदेश मैगजीन पढ़ रहा हूं तो मैं पूर्ण रूप से इस पर भरोसा करके चल सकता हूं, क्योंकि मैंने कुछ भी स्किप नहीं किया है। ओके, चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं तो क्या देखने को मिलता है, मध्य प्रदेश सबसे बड़ा टमाटर उत्पादक है। अब यहां पर आके आप कंफ्यूज मत हो जाना। कंफ्यूज कैसे मत हो जाना, पहले हम समझ लेते हैं, ठीक है दोस्तों। मध्य प्रदेश में जब हम सब्जियों के उत्पादन की बात करते हैं, हम किसके उत्पादन की बात करते हैं, सब्जियों के उत्पादन की। तो मैंने क्या बोला, मध्य प्रदेश में सब्जियों के उत्पादन, सब्जियों को हम लोग क्या कहते हैं, वेजिटेबल। मध्य प्रदेश में सब्जियों के उत्पादन के अनुसार, मध्य प्रदेश में सब्जियों के उत्पादन के अनुसार रैंकिंग, मध्य प्रदेश में सब्जियों के उत्पादन के अनुसार रैंकिंग, अर्थात यहां पे मतलब क्या है कि मध्य प्रदेश में कौन सी सब्जी सबसे ज्यादा उगाई जाती है ना। तो अगर उसके हिसाब से मैं देखूं, वहां पे बात करूं, सबसे पहले क्या आ जाएगा, प्याज आ जाएगा। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किसका होता है, प्याज का। तो मैंने यहां पर क्या लिख दिया, मैक्सिमम, यानी कि अधिकतम उत्पादन मध्य प्रदेश में। मैक्सिमम यानी कि अधिकतम उत्पादन कहां पर दोस्तों, मध्य प्रदेश में। प्याज के बाद किसका नंबर आता है, प्याज के बाद नंबर आता है आलू का। प्याज के बाद नंबर किसका आता है, आलू का। तो मैंने इस पे क्या लिख दिया, सेकंड रैंक उत्पादन में। उत्पादन मतलब प्रोडक्शन, सेकंड रैंक उत्पादन में। तीसरे नंबर पे दोस्तों क्या आता है, तीसरे नंबर पे आता है टमाटर। टमाटर को हम लोग क्या कहते हैं, टोमेटो कहते हैं। तो उत्पादन की दृष्टि से, यानी कि प्रोडक्शन के नजरिए से टमाटर कौन सी रैंक पर आता है, थर्ड रैंक। प्रोडक्शन के नजरिए से, उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश में टमाटर कौन सी रैंक पर आता है, तीसरी रैंक। मतलब मैं आपको बिल्कुल नहीं चाहता कि आप कंफ्यूज हो, इसीलिए क्लियर कर रहा हूं कि अगर प्रश्न आ गया कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक किस सब्जी का उत्पादन होता है, विच वेजिटेबल इज एट द मैक्सिमम प्रोडक्शन, कौन सी सब्जी का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, तो प्याज रैंक 1। मध्य प्रदेश में दूसरा सबसे ज्यादा उत्पादन आलू का होता है, मध्य प्रदेश में तीसरा सबसे ज्यादा उत्पादन टमाटर का होता है, ठीक है। ये तो हो गया उत्पादन के नजरिए से। लेकिन अगर उसने उत्पादकता पूछ लिया, लेकिन अगर उसने उत्पादकता का मतलब क्या होता है, प्रोडक्टिविटी। उत्पादकता का मतलब क्या होता है, उत्पादकता। अगर उसने उत्पादकता पूछ ली, प्रोडक्टिविटी का मतलब समझते हो आप लोग, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप टोटल कितना उगा रहे हो। उत्पादकता में ये देखते हैं कि आप कितनी जमीन पर कितना उगा रहे हो सकता है कि आप टमाटर तीसरे पायदान पर उगा रहे हो, टमाटर प्याज और आलू की तुलना में उतने ज्यादा नहीं बनाए जा रहे, लेकिन जब आप ये देखोगे कि कम जमीन पर ज्यादा टमाटर होते हैं आलू और प्याज की तुलना में, कि आलू मान के चलो इतनी बड़ी जमीन पर हो रहा है और टमाटर जरा सी जमीन पे ही उतना हो जा रहा है, यानी कि कम इलाके में कम जमीन पर ज्यादा उत्पादन देने की कैटेगरी में टमाटर सबसे आ गया प्रोडक्टिविटी में, है ना। तो उत्पादन के नजरिए से सबसे ऊपर कौन है, प्याज। उत्पादन के नजरिए से दूसरे पे कौन है, आलू। उत्पादन के नजरिए से तीसरे पे कौन है, टमाटर। परंतु उत्पादकता के नजरिए से, प्रोडक्टिविटी के नजरिए से टमाटर नंबर 1 है। उत्पादकता के नजरिए से, प्रोडक्टिविटी के नजरिए से टमाटर नंबर 1 है। यह 2025 के प्री में भी प्रश्न आया था, यह 2025 के प्री में प्रश्न आया था कि उत्पादकता के दृष्टि से, प्रोडक्टिविटी की दृष्टि से टोमेटो रैंक 1 पर है। इतनी बात क्लियर हो गई। ये मैंने जब 2025 में संदेश मैगजीन की सीरीज चलाई थी वहां पर भी बताया था, और इसका स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था टेलीग्राम ग्रुप्स में जब 25 का प्रीलिम्स हो गया था। तो बड़ी खुशी होती है कि इस तरह के प्रश्न यहां से बनते हैं। परंतु ये तो खेल हो गया, इसको तो आप नोट डाउन कर लेना, लेकिन इसके साथ एक और खेल है जो ऊपर खबर में लिखा हुआ है, ये अलग चीज है। लेकिन इस अलग चीज के साथ एक अगली चीज क्या आ रही है, उसको आप ध्यानपूर्वक देखना, ठीक है। ये देखो यहां पर ये क्या लिखा हुआ है। यहां पर दोस्तों कहानी कुछ और है। यहां पर कह रहा है कि मध्य प्रदेश देश में
सब्जी उत्पादन यानी कि वेजिटेबल प्रोडक्शन में कौन सी रैंकिंग पर आता है? तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। यानी कि अगर मैं एमपी की रैंक देखूं तो एमपी जो है, एमपी इंडिया में रैंक 3 पर है। एमपी इंडिया में रैंक 3 पर है। काय की रैंक 3 की बात हो रही है? सब्जी उत्पादन, वेजिटेबल प्रोडक्शन। काय की रैंक 3? सब्जी उत्पादन, वेजिटेबल प्रोडक्शन। इतनी बात दोस्तों आप सभी को क्लियर हो जाती है। अब यहां पर जो ऊपर वाली लाइन है उसका मतलब क्या है कि अगर मैं इंडिया में बात करूं कि इंडिया में सबसे ज्यादा टमाटर कौन उगाता है, तो वो है मध्य प्रदेश। यानी कि मध्य प्रदेश अपने राज्य के भीतर टमाटर तीसरे नंबर पर उगाता है, लेकिन अगर पूरे इंडिया से कंपेयर करूं तो मध्य प्रदेश टमाटर सबसे ज्यादा उगाता है। ये मतलब वैसी ही बात हो गई कि अगर आप मेरे घर के भीतर आके देखोगे तो मैं सबसे ज्यादा प्याज मेरे पास है, फिर आलू मेरे पास है, लेकिन और फिर टमाटर मेरे पास है, अगर मेरे घर में आके देखते हो तो। लेकिन अगर मेरे घर को आप सारे घरों से कंपेयर करोगे तो उन सारे घरों की तुलना में मेरे पास सबसे ज्यादा टमाटर हैं। मतलब व्यक्तिगत स्तर पर मेरे पास भले ही टमाटर तीसरे पायदान पर है, लेकिन दूसरों से तुलना करोगे तो दूसरों की तुलना में टमाटर फिर भी मेरे पास सबसे ज्यादा है। यानी कि इंडिया लेवल पर एमपी की रैंकिंग फर्स्ट है टोमेटो प्रोडक्शन, टमाटर उत्पादन में। लेकिन मध्य प्रदेश का जो व्यक्तिगत स्तर है वहां पर जो टमाटर का उत्पादन है वो तीसरे रैंक पर है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है कि इंडिया लेवल पर टमाटर रैंक 1 पर आ गया। इंडिया लेवल पर टमाटर कौन से रैंक पर आ गया? रैंक 1 पर। लेकिन मध्य प्रदेश के स्तर पर टमाटर कौन से रैंक पर है? मध्य प्रदेश के स्तर पर जो टमाटर है वो रैंक 3 पर है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में टमाटर उत्पादन के हिसाब से रैंक 3 बनती है टमाटर की। और अगर पूरे इंडिया में सारे राज्यों से तुलना करें तो टमाटर के हिसाब से मध्य प्रदेश रैंक नंबर 1 पर है। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, इसीलिए 4 से 5 बार इसको मैंने रिपीट यहां पर किया है। ठीक है भैया। अच्छा, उसके बाद देखिए, अगर मैं सारी सब्जियों के उत्पादन को मिला लूं तो एमपी की रैंक क्या है भारत में? अगर आप सारी सब्जियों के उत्पादन को मिला लोगे तो एमपी की रैंक कितनी है साहब? एमपी की रैंक तीसरी है। उम्मीद करता हूं कि यह बात आपको अच्छी तरीके से स्पष्ट हो गई होगी। और अगर अब भी यह बात आपको स्पष्ट नहीं हुई है तो मैं एक बार फिर से आपको एक काम करता हूं कि बोर्ड पर लिख के आपको साफ स्पष्ट बता देता हूं, ताकि किसी भी प्रकार की जो है आपको दिक्कत ना रहे। तो यहां पर आप देखिएगा, मध्य प्रदेश में टमाटर उत्पादन, मध्य प्रदेश में टमाटर उत्पादन किस रैंक पर आता है? किस रैंक पर आता है? मध्य प्रदेश में टमाटर उत्पादन किस रैंक पर आता है? तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? ये हमारा प्रश्न हो गया और इसका आंसर हमारा क्या बन गया? टमाटर उत्पादन मध्य प्रदेश में कौन से पायदान पर आता है? रैंक नंबर 3 पर आता है। ठीक है, रैंक नंबर 3 पर आता है। उसके बाद एक और प्रश्न हमने यहां पर बनाया, और इस प्रश्न में हमने ये पूछा कि आप ये बताओ, मध्य प्रदेश पूरे भारत में टमाटर उत्पादन, मध्य प्रदेश पूरे भारत में टमाटर उत्पादन के नजरिए से किस रैंक पर है? किस रैंक पर है? अब मैंने क्या बोला कि मध्य प्रदेश टमाटर उत्पादन के नजरिए से
पूरे भारत में किस रैंक पर है? तो पूरे भारत में अगर आप पूछते हो तो रैंक निकल के आएगी रैंक नंबर 1। रैंक नंबर 1 टमाटर उत्पादन में मध्य प्रदेश सबसे आगे है पूरे भारत में, लेकिन मध्य प्रदेश के भीतर टमाटर उत्पादन तीसरी रैंक पर आता है। उसके बाद अगले प्रश्न को अगर मैं देखूं, मध्य प्रदेश कुल सब्जियों के उत्पादन में, मध्य प्रदेश कुल सब्जियों के उत्पादन में, मध्य प्रदेश कुल सब्जियों के उत्पादन में पूरे भारत में किस रैंक पर है? पूरे भारत में किस रैंक पर है? एक और प्रश्न बना, तो इसका आंसर पूरे भारत में मध्य प्रदेश कुल सब्जी उत्पादन में कौन सी रैंक पर है? तो कुल सब्जी उत्पादन में मध्य प्रदेश पूरे भारत में रैंक नंबर 3 पर है। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो ये टमाटर से इंपॉर्टेंट 3 शब्द हो गए, है ना। वाह टमाटर बड़े मजेदार, आहा टमाटर बड़े मजेदार, लेकिन अगर सही बात पता ना हो तो टमाटर फिर मजेदार नहीं बचते दोस्तों, ठीक है ना। चलिए अब ये देखो कि मध्य प्रदेश में 3 प्रमुख टमाटर क्लस्टर कौन से हैं? मध्य प्रदेश में 3 प्रमुख टमाटर क्लस्टर कौन से हैं? तो एक का नाम है जैतहरी, अनूपपुर और पुष्पराजगढ़। दोस्तों जैतहरी और पुष्पराजगढ़ ये दोनों ही अनूपपुर जिले में आते हैं, ठीक है ना। तो जिला तो अनूपपुर ही है, टमाटर में सबसे बढ़िया काम कर रहा है। और अनूपपुर जिले के भीतर की 2 जगहों को और बताया, जैतहरी और पुष्पराजगढ़। इसीलिए मैंने वहां पर आपके लिए नोट भी लगा दिया था उधर उसके नीचे कि जैतहरी और पुष्पराजगढ़ दोनों ही अनूपपुर की तहसील है। इतनी बात क्लियर हुई। उसके बाद दोस्तों अगली सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो काफी चर्चा में रही जब लॉन्च हुई थी कि अब मध्य प्रदेश के अंदर कौन सा नया नंबर आ गया है? अब मध्य प्रदेश के अंदर एक नया नंबर आ गया है, डायल 112, ठीक है, डायल 112। अब डायल 112 के अंदर क्या क्या शामिल कर दिया गया है वो भी हम आपको बता दें। जैसे कि 112 के लिए जो पहले पुलिस आपातकालीन सेवा थी, पुलिस इमरजेंसी सर्विस 112 के अंतर्गत आती थी। उसके बाद 112 में जो आता था वो तो 112 में है ही, लेकिन उसके साथ साथ 108 जो आप एम्बुलेंस के लिए लगाते थे, कहीं आग वाग लग जाए उसके लिए 101 लगाते थे, महिला हेल्पलाइन 1090 लगाते थे, नेशनल साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 लगाते थे, रेलवे से मदद हेल्पलाइन के लिए 139 लगाते थे। यानी कि 112, 108, 101, 1090, 1930, 139, 1099, ये 79, 181 सब शामिल हो गया है। और सभी सेवाएं एक ही नंबर यानी कि 112 से उपलब्ध होंगी। यानी कि जब आप 112 डायल करेंगे तो वो आपको विकल्प देगा कि आप एग्जैक्टली कौन सी चीज चाहते हैं। यानी कि अब आपको अलग अलग नंबर याद करने की टेंशन खत्म, क्योंकि भाई मुसीबत में है, नंबर याद नहीं आ रहा, तो इससे अच्छा है कि एक ही नंबर पूरे मध्य प्रदेश में घूमेगा तो हर व्यक्ति की जुबान पे याद रहेगा कि बोले भैया कुछ भी हो 112 लगाओ, वहीं से सब कुछ कनेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं आप बात को? तो आपसे ऐसा वो पूछ सकता है कि भैया इतनी सारी जो सेवाएं दी जाती हैं, अब उसके लिए मध्य प्रदेश में कौन सा नया नंबर लॉन्च हुआ है? विकल्प में वो काफी सारे दे सकता है, 181, 108, 110, 112। तो उसमें सही आंसर क्या होगा? डायल 112, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो अब हमको क्या देखने को मिलेगा? आइए इसको देख लेते हैं। यहां पर हमारे पास दोस्तों एक खबर है, मोरकुंडवा सिंचाई योजना की मंजूरी। तो यहां से आपका जो प्रश्न बनेगा एमपी ज्योग्राफी में बनेगा कि भैया ये जो मोरकुंडवा सिंचाई परियोजना है, मोरकुंडवा सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से है? यहां पर सीधा सिंपल प्रश्न बनेगा। तो मोरकुंडवा सिंचाई परियोजना का संबंध दोस्तों किस जिले से है?
तो ये आपका रतलाम जिले से है। फैक्ट है, खत्म कहानी। यही प्रश्न आएगा चिपक कर। उतनी बात क्लियर हो गई। एक और फैक्ट सुन लो, मध्य प्रदेश को मिल्क कैपिटल बनाने का जो लक्ष्य रखा गया है वो किस वर्ष तक रखा गया है? मध्य प्रदेश को कौन सा कैपिटल बनाने का लक्ष्य? मिल्क कैपिटल, यानी कि दुग्ध राजधानी। दुग्ध राजधानी, मिल्क कैपिटल बनाने का जो लक्ष्य दोस्तों रखा गया है वो कब तक का रखा गया है? 2028 तक का रखा गया है। इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार बना देते हैं। एक फैक्ट ये हो गया आपका, ठीक है भैया। अच्छा, उसके बाद अगला फैक्ट आपको यहां से मिलेगा दोस्तों। एक मिनट रुकिएगा। हाँ, यहां से आपको अगला फैक्ट मिलेगा। थोड़ा सा मुझे ये वाला टेक्स्ट ब्लर दिख रहा है, हो सकता है आपको ठीक दिख रहा हो। यहां पर देखते हैं, यहां पर देखते हैं एक इफेक्ट यहां पर क्या है कि मध्य प्रदेश में हवाई अड्डों की संख्या बीते एक वर्ष में, यानी कि 2024 की अगर मैं बात करूं, तो मध्य प्रदेश में अब टोटल हवाई अड्डे 5 से बढ़कर कितने हो गए हैं? 8 हो गए हैं। 5 से बढ़कर कितने हो गए हैं? 8 हो गए हैं। यानी कि 3 नए हवाई अड्डे आ चुके हैं। इतनी बात क्लियर हो रही है। कितने नए हवाई अड्डे आ चुके हैं दोस्तों? 3 नए हवाई अड्डे आ चुके हैं। अब ये 3 नए हवाई अड्डे कौन कौन से जुड़े हैं? तो आप देखिए कौन से 3 नए हवाई अड्डों का शुभारंभ हो चुका है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहां पर एक हो गया रीवा, दूसरा कौन सा हो गया यहां पर? सतना, और तीसरा कौन सा हो गया दोस्तों यहां पर? दतिया। इतनी बात क्लियर हो गई। तो अब मध्य प्रदेश में हवाई अड्डों की संख्या जो है कितनी हो चुकी है? 5 से बढ़कर 8 हो चुकी है। यह भी इंपॉर्टेंट है। और जो 9th नंबर का हवाई अड्डा है दोस्तों, वो कहां पर बनाए जाने की बात चल रही है? शिवपुरी में बनाए जाने की बात चल रही है। तो शिवपुरी के लिए हम लोग लिख सकते हैं कि ये 9th नंबर का हवाई अड्डा बनाने की बात चल रही है। कौन से नंबर का? 9th नंबर का हवाई अड्डा बनाने की बात चल रही है। इतनी बात आपको क्लियर हो जाती है। बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमको और क्या देखने को व्यवस्था मिल रही है? यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हमको यहां पर देखने को मिलता है, क्योंकि दोस्तों यहां पर एक अभियान का जिक्र होगा, आदि कर्मयोगी अभियान। कौन सा अभियान का जिक्र करेंगे हम यहां पर? आदि कर्मयोगी अभियान। ठीक है, पहले थोड़ा सा मैं आपको यहां बता देता हूं। मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में जितनी भी ट्राइबल फैमिलीज हैं, मध्य प्रदेश में जितने भी जनजातीय परिवार हैं, उनको एम्पावर किया जाए, यानी कि सशक्त बनाया जाए, और प्रत्येक जनजाति परिवार को योजनाओं का लाभ जो है दिया जाए। क्योंकि दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार जनजातियों के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं चलाती है, लेकिन काफी सारी योजनाओं का लाभ काफी सारे परिवारों को नहीं मिल पाता है। तो मुख्यमंत्री जी ये चाहते हैं कि भैया प्रत्येक योजना का जो लाभ है वो प्रत्येक जनजातीय परिवार के पास कम से कम पहुंचे। सीधी सी कहानी। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद अब ये जो लक्ष्य बना दिया सरकार ने, अब इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास भी करना पड़ेगा। अब क्या प्रयास किया? अब भैया इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक अभियान चला दिया, नाम रख दिया आदि कर्मयोगी अभियान। मैंने यहां पर इंग्लिश में भी लिखा है, यहां पर हिंदी में भी लिखा है, दोनों में कोई डिफरेंस है नहीं। मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। जैसे कि मैं यहां पर हिंदी वाले से अगर आपको बताऊं, तो यहां पर हम इसको आपको डिस्कस करके बता देते हैं कि ये जो आदि कर्मयोगी अभियान चलाया गया है, इसका लक्ष्य आखिर है क्या? तो भैया देखिए, आदि कर्मयोगी अभियान का जो उद्देश्य है वो क्या है? आदि कर्मयोगी तैयार करना। क्या तैयार करना? आदि कर्मयोगी तैयार करना। अब आप बोलोगे सर आदि कर्मयोगी तैयार करना ये क्या चीज होती है आदि कर्मयोगी? आदि कर्मयोगी यानी कि ऐसे लोग जो सच में जनजातीय परिवारों को सशक्त बनाएंगे और प्रत्येक जनजातीय परिवार को हर सरकारी योजना का लाभ पहुंचाएंगे। तो लोगों की टीम बनाई जा रही है। तो आदि कर्मयोगी का तात्पर्य क्या है? ऐसे लोग जो जनजातीय परिवारों को सशक्त बनाने में क्या करेंगे? मदद करेंगे। अब ये योजना जो है आदि कर्मयोगी अभियान, ये कितने जिलों में शुरू की गई? 41 जिलों में।
और टोटल कितने जनजातीय गांव इस योजना के, इस अभियान के अंतर्गत कवर किए गए? 11,294। ये पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि आदि कर्मयोगी अभियान के अंतर्गत आदि कर्मयोगी शब्द का क्या मतलब है। तो आपसे वो ऑप्शन में पूछ सकता है। तो आदि कर्मयोगी मतलब ऐसे लोग जो जनजातीय परिवारों को सशक्त बनाएंगे। दे विल एम्पावर द ट्राइबल फैमिलीज ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, अच्छा अब सुनिए एक बात, लगभग कितने आदि कर्मयोगी तैयार किए जाएंगे? 3 लाख आदि कर्मयोगी तैयार किए जाएंगे। कितने? 3 लाख लोगों को तैयार किया जाएगा और उनको आदि कर्मयोगी बुलाया जाएगा। अब ये जो आदि कर्मयोगी की जो योजना है ना, ये 3 स्टेजेस में बटी है ना। अब ये कितनी स्टेज में बटी है? ये 3 स्टेज में दोस्तों बटी है। कैसे बटी है देखिए, यहां पर 3 टाइप के लोग होंगे, आदि कर्मयोगी, आदि साथी और आदि सहयोगी। मैं सबके आगे लिख देता हूं, ये है प्रकार नंबर 1, ये हो गए टाइप 1, अगला हो गया टाइप 2 प्रकार नंबर 2, और ये हो गया प्रकार नंबर 3 यानी कि टाइप 3। तो 3 कैटेगरीज में हमने लोगों को बांट दिया है। पहले कहलाएंगे आदि कर्मयोगी, यानी कि जो प्रमुख कार्यकर्ता होगा, यानी कि जो मेन फील्ड वर्कर होगा, सबसे मुख्य इंसान जो होगा इस पूरे अभियान में, वो क्या कहलाएगा? आदि कर्मयोगी। अब आदि कर्मयोगी की हेल्प करने के लिए, आदि कर्मयोगी की मदद करने के लिए कौन होगा? आदि साथी। तो आदि साथी कौन होगा? आदि साथी का मतलब यहां पर होगा गांव स्तर पर, यानी कि विलेज लेवल पर एक सपोर्टर। ठीक है, और आदि सहयोगी की मदद करने के लिए, आदि सहयोगी की आदि साथी की मदद करने के लिए कौन होगा? आदि सहयोगी होगा। यानी कि सबसे टॉप पर कौन होगा? आदि कर्मयोगी। आदि कर्मयोगी की मदद करने के लिए होगा आदि साथी, और आदि साथी की मदद करने के लिए कौन होगा? आदि सहयोगी। आदि सहयोगी का मतलब क्या है? आदि सहयोगी में जो टीचर्स वगैरह होते हैं सरकारी, वो सब यहां पर आ जाएंगे। ठीक है, तो आदि कर्मयोगी अभियान को किस उद्देश्य से शुरू किया गया? मध्य प्रदेश की ट्राइबल फैमिलीज, जनजातीय परिवारों को सशक्त बनाने के लिए और प्रत्येक सरकारी योजना का लाभ उन तक पहुंचाने के लिए। इस अभियान को सफल बनाने के लिए 3 लाख आदि कर्मयोगी अर्थात ऐसे लोग तैयार किए जाएंगे जो वास्तविकता में जमीनी स्तर पर, ग्राउंड लेवल पर इस काम को पूरा करवा पाएंगे। अब इसी अभियान में हमने 3 टाइप के लोग बनाए हैं। आदि कर्मयोगी सबसे टॉप पर, आदि कर्मयोगी की मदद करने के लिए आदि साथी, और आदि साथी की मदद करने के लिए आदि सहयोगी। इतनी बात आप सभी को क्लियर हो जाती है। चलिए अब हम बढ़ते हैं दोस्तों आगे। ये हमारे पेज पर एक यही वाली योजना थी, उसको हमने कंप्लीट किया और पूरी डिटेल में कंप्लीट किया, क्योंकि ये सारी बातें इसमें नहीं दे रखी हैं, हमने उसको एडिशनल वहां से उठा के आपके लिए इंक्लूड कर दिया है। अब यहां पर दोस्तों बड़ा सिंपल सा फैक्ट है, लपक के इसको पढ़ लेना है आपको। क्या बोलता है? स्पोर्ट्स साइंस सेंटर। कौन सा? स्पोर्ट्स साइंस सेंटर। स्पोर्ट्स साइंस सेंटर। स्पोर्ट्स साइंस सेंटर। तो स्पोर्ट्स साइंस सेंटर कहां ओपन किया जाएगा दोस्तों? भोपाल में बनाया जाएगा। ठीक है, बस इतनी बात याद रखनी है और कुछ भी नहीं। और ये भारत का पहला स्पोर्ट्स साइंस सेंटर होगा जिसमें एक ही जगह सारी सुविधाएं मौजूद होंगी। तो मध्य प्रदेश में स्पोर्ट्स साइंस सेंटर, मध्य प्रदेश में स्पोर्ट्स साइंस सेंटर कहां बनाया जाएगा? भोपाल में बनाया जाएगा। कहां बनाया जाएगा? भोपाल में बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश में स्पोर्ट्स साइंस सेंटर कहां बनाया जाएगा? भोपाल में बनाया जाएगा। बड़ा सिंपल सा प्यारा सा फैक्ट है भाई, एकदम खतरनाक वाला। ठीक है ना। चलो थोड़ा सा मैंने आपके लिए चित्र भी लगाया उसको दर्शाने के लिए कि भैया देखो एक ही जगह पर सारी सुविधाएं मौजूद है। ठीक है, जैसे भैया कोई खिलाड़ी चोटिल हो गया तो उसको कहीं और ले जाने की जरूरत नहीं है, इसी स्पोर्ट्स साइंस सेंटर में उसकी फिजियोथेरेपी, इलाज वगैरह सब कुछ हो जाएगा। ठीक है भैया। चलो अब दोस्तों यहां पर एक खबर है, राजकीय सम्मान के साथ हुआ देहदान। अब ये पूरी खबर को मैंने पॉइंट वाइज यहां पर साइड में समराइज किया है आपके लिए, ताकि थोड़ा सा विस्तार में आपको बता पाऊं। भोपाल में पहली बार किसी व्यक्ति का देहदान। दोस्तों देहदान का मतलब होता है बॉडी डोनेशन। अब एक बार समझ लेते हैं कि देहदान क्या होता है।
जब भी कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, लेकिन अगर सबका अंतिम संस्कार किया जाने लगा तो जो डॉक्टर्स हैं वो प्रैक्टिस कहां करेंगे? डॉक्टर्स हमेशा एक नकली चीज पे तो प्रैक्टिस कर नहीं सकते, क्योंकि उनको अंतिम रूप से किसी इंसान के शरीर पर ही सर्जरी करनी है। तो इसीलिए दोस्तों जो मेडिकल कॉलेजेस होते हैं वहां पर काफी सारे इंसानों की बॉडीज होती हैं, और वो इंसान जो है इतने बड़े दिल और देश के, मतलब क्या कहूं मैं, देशभक्त ही कहूंगा, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो ये कह रहा है कि मेरी बॉडी का अंतिम संस्कार मत करना, मेरी बॉडी को तो मैं देहदान कर रहा हूं, मैं अपनी बॉडी को डोनेट कर रहा हूं चिकित्सा जगत के लिए, ताकि जो नए बच्चे आ रहे हैं वो मेरी बॉडी पर प्रैक्टिस करेंगे, वो मेरी बॉडी पर सीखेंगे और ना जाने कितनी जानों को बचाएंगे। तो बहुत बड़ी सोच चाहिए दोस्तों बॉडी डोनेट करने के लिए। यहां पर केवल अंग दान की बात नहीं हो रही, पूरी की पूरी बॉडी डोनेट करने की बात हो रही है, समझ रहे हैं? तो मध्य प्रदेश में पहली बार किसी व्यक्ति का जो देहदान हुआ, बॉडी डोनेशन हुआ, वो राजकीय सम्मान के साथ, यानी कि स्टेट ऑनर के साथ हुआ। राजकीय सम्मान के साथ पूरा उस व्यक्ति की बॉडी को जो है डोनेट किया गया। कहना यहां पर पूरी बात समझ लीजिए, भोपाल निवासी श्रीमती रमा चौधा, श्री रमा चौधा, जिनकी आयु कितनी थी? 79 वर्ष, ठीक है। तो किरण फाउंडेशन के सहयोग से उन्होंने अपने शरीर को डोनेट किया चिकित्सा जगत के लिए, मेडिकल फील्ड के लिए, और इनका जो शरीर है वो कहां रखा जाएगा? गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में रखा जाएगा। और जो आने वाली पीढ़ी है वो इनकी बॉडी पर चिकित्सा शिक्षा यानी कि मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च कर सकेगी और ना जाने कितनी जान को बचा सकेगी, ठीक है। क्योंकि दोस्तों अपने बारे में तो दुनिया सोचती है, जिसने दूसरों के बारे में और आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचकर अपनी बॉडी को ही डोनेट कर दिया कि भैया सीखो मेरी बॉडी पर और आप कई जानों को जो है बचाइए। तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों अपने आप में। डॉक्टर कविता सिंह ने कहा कि ऐसे देहदान के कार्य न केवल चिकित्सा शिक्षा को मजबूत करते हैं, बल्कि समाज में देहदान जैसी पुनीत पहल के प्रति जागरूकता भी बढ़ाते हैं। आज के दिन आज के समाज में जाके आप लोगों को कह दो कि भैया मरने के बाद अंतिम संस्कार नहीं होगा, बॉडी को डोनेट कर देंगे कॉलेज में, तो लोगों का यही कहना है, मतलब बॉडी डोनेट कर देंगे, आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, चीर फाड़ होती रहेगी। अभी तो मैं कह रहा हूं कि इस विचार से ऊपर जाके अगर कोई व्यक्ति अपनी बॉडी को ही डोनेट कर रहा है तो सोचिए उस व्यक्ति की वजह से कितने डॉक्टर सीखेंगे और वो सीखे हुए डॉक्टर कल को आपकी जान बचाएंगे। तो ये बहुत बेहतरीन काम है जो किसने कर दिखाया? भोपाल निवासी श्रीमती रमा चौधा ने, ठीक है। और ये कहां से ताल्लुक आ सकती हैं? भोपाल से। और भोपाल में पहली बार किसी व्यक्ति का जो बॉडी डोनेशन है उसे राजकीय सम्मान यानी कि स्टेट ऑनर के साथ पूरा किया गया। उसके बाद दोस्तों आगे देखें, अगली खबर हमको यहां पर क्या देखने को मिलती है? यहां पर एक बहुत ही शानदार मोबाइल ऐप का जिक्र होगा जो आपके प्रीलिम्स के लिए जरूरी है। यहां पर मोबाइल ऐप का नाम क्या है? परख। क्या नाम रखा गया है? परख मोबाइल ऐप। दोस्तों परख मोबाइल ऐप का संबंध सीधा सीधा प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। क्या संबंध है इसका? मध्य प्रदेश में जो जनजातीय विद्यार्थी हैं यानी कि ट्राइबल कम्युनिटी, एसटी कम्युनिटी के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए छात्रावास यानी कि हॉस्टल सुविधा चलती है। क्या चलती है उनके लिए? छात्रावास यानी कि हॉस्टल सुविधा चलती है। अब इनके हॉस्टल में मेस खाने पीने के लिए होती है और उसकी क्वालिटी भी बेहतर होना जरूरी है। तो होगा क्या इस परख नाम, परख का मतलब क्या होता है? परखना कि कोई भी चीज सही चल रही है या नहीं। तो ऐसे ही मध्य प्रदेश में जनजाति बच्चों के लिए यानी कि एसटी स्टूडेंट्स के लिए जो हॉस्टल चलाती है मध्य प्रदेश की सरकार, वहां की बिल्डिंग अच्छी है या नहीं, वहां पर सुविधाएं मौजूद हैं या नहीं, वहां पर भोजन की व्यवस्था अच्छी मिल रही है या नहीं, वहां पर सुरक्षा और स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है या नहीं। तो इस तरह से 30 बिंदुआं यानी कि 30 पॉइंट्स की लिस्ट बनाई गई है और उन 30 पॉइंट्स के आधार पर उस हॉस्टल का पूरा जो है जांच होगी कि भैया सच में स्टूडेंट्स को सही चीज मिल रही है या नहीं।
तो इस पूरे काम को किस ऐप के माध्यम से किया जाएगा दोस्तों? परख मोबाइल ऐप के माध्यम से इस पूरे काम को किया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि यह बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलो हेलो हेलो, उम्मीद करता हूं आवाज वगैरह सब क्लियर आ रही है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर दोस्तों एक चीज लिखी हुई है, राम मंदिर को दिया 32 टन कॉपर। अब आप कहोगे सर राम मंदिर को 32 टन कॉपर दे दिया तो ये तो एग्जाम में नहीं पूछेगा। तो भैया देखिए सुनिए क्या पूछेगा। यहां पर एक नाम दे रखा है दोस्तों, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड इस कंपनी ने 32 टन कॉपर दिया है राम मंदिर को। अब हम ये चीज क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि यहां से एक दूसरा प्रश्न बनेगा दोस्तों। क्या बनेगा? दूसरा प्रश्न बनेगा। सुनिए, मध्य प्रदेश में जो भी जितना भी कॉपर है वो सब कहां मिलता है? मलाज खंड में मिलता है, बालाघाट। ठीक है, तो यहां पर हमको देख लेना है, एक प्रोजेक्ट का नाम बता रहा हूं, मलाज खंड कॉपर प्रोजेक्ट। मलाज खंड कॉपर प्रोजेक्ट, मलाज खंड कॉपर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था? कब शुरू हुआ था? अब आप कहोगे सर ये क्वेश्चन यहां पर क्यों बन रहा है? ये क्वेश्चन साहब यहां पर इसीलिए बन रहा है क्योंकि पहली बात तो मध्य प्रदेश का जिक्र हो रहा है, मध्य प्रदेश का जिक्र हो रहा है। दूसरी बात, कॉपर यानी कि तांबे का जिक्र हो रहा है। मध्य प्रदेश का जिक्र हो और तांबे का जिक्र हो और मलाज खंड का नाम ना हो तो ये तो हो नहीं सकता। और यहां पर एक और नाम ऐसा है जो लिखा हुआ है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा मलाज खंड कॉपर प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। इतनी बात क्लियर हुई। मलाज खंड कॉपर प्रोजेक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा। तो प्रश्न यहां पर यह बन सकता है एमपी ज्योग्राफी के नजरिए से कि मलाज खंड कॉपर प्रोजेक्ट की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो मलाज खंड कॉपर प्रोजेक्ट की शुरुआत दोस्तों 1982 में हुई थी। इस बात को आपको जो है यहां पर याद कर लेना है। कितनी बात क्लियर हो जाती है आप सभी को? ठीक है, चलें आगे, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर अगली खबर की ओर चलते हैं। अगली खबर क्या बताती है हमको? पीएम स्वनिधि योजना। दोस्तों आप सभी लोग उम्मीद करता हूं कि पीएम स्वनिधि योजना के बारे में जानते होंगे। जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, कौन होते हैं? स्ट्रीट वेंडर्स, यानी कि ठेला लगाते हैं या सड़क किनारे सामान बेचते हैं या कोई बहुत छोटे व्यापारी हैं, है ना। कौन कौन आता है इसमें स्ट्रीट वेंडर्स में? छोटे व्यापारी आ गए या रेहड़ी पटरी वाले वेंडर्स आ गए जो ठेला वगैरह लगाते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों को सरकार जो है लोन की सुविधा देती है। क्या देती है? लोन की सुविधा। क्योंकि ऐसे लोगों को कोविड के दौरान बहुत दिक्कत आई थी, तो इस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए केंद्र सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना को शुरू किया। और पीएम स्वनिधि योजना में जितने भी सड़क किनारे रेहड़ी पटरी वाले लोग होते हैं या बहुत छोटे व्यापारी होते हैं, उनको लोन की सुविधा दी जाती है। काय की सुविधा दी जाती है? लोन की सुविधा दी जाती है। यहां पे लिखा ना ऋण, तो ऋण का मतलब क्या हो गया? लोन की सुविधा दी जाती है। ठीक है, तो अब ये खबर क्या कह रही है? अब ये भारत के नजरिए से खबर जुड़ी है, मध्य प्रदेश के नजरिए से नहीं जुड़ी, लेकिन फिर भी मैगजीन में कवर की गई है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो पीएम स्वनिधि योजना है ना दोस्तों, जो पीएम स्वनिधि योजना है, पीएम स्वनिधि योजना को लागू करने के मामले में मध्य प्रदेश सबसे आगे है, रैंक 1 पर है। पीएम स्वनिधि योजना को लागू करने के मामले में मध्य प्रदेश रैंक 1 पर है। इसीलिए खबर यहां पर आपको पढ़ने को मिल रही है। और यह भी बताया जा रहा है कि पीएम स्वनिधि योजना में जो ऋण की सुविधा, जो लोन की सुविधा दी जाती थी, अब उसको 31 मार्च 2030 तक बढ़ाने का निर्णय कर लिया गया है। यानी कि अब पीएम स्वनिधि योजना 31 मार्च 2030 तक चलेगी। क्लियर हो गया? तो बड़ा सिंपल सा प्रश्न एग्जाम में बनेगा कि पीएम स्वनिधि योजना को कब तक एक्सटेंड कर दिया गया है? 2025, 26, 28, 30।
तो क्या आंसर है? 31 मार्च 2030। आपसे ये भी पूछ सकता है, बड़ी अजीब सी सूखी खांसी है, ऐसा लगता है कि उल्टी आ जाएगी, कि जो पीएम स्वनिधि योजना है इसका लॉन्च डेट आपसे पूछ सकता है, कब शुरू हुई। तो भैया शुरू हुई थी 1 जून 2020। कब शुरू हुई थी? 1 जून 2020 को। ठीक है। अच्छा, अब दोस्तों यहां पर एक ये खबर है, इस खबर को जब हम इस पेपर के हिसाब से पढ़ते हैं थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। इसी खबर को थोड़ा सा सरल करने के लिए मैंने इसमें एक्सप्लेनेशन जोड़ा है। एक्सप्लेनेशन कहां जोड़ा है साहब? ये रहा एक्सप्लेनेशन, हिंदी में जोड़ दिया है नीचे, इंग्लिश में जोड़ दिया है साइड में। ठीक है, समझते हैं कि हो क्या रहा है इस पूरी खबर में, ध्यानपूर्वक आपको समझने का प्रयास करना है। ठीक है, इस पूरी खबर में क्या हो रहा है इसको अच्छे से समझिएगा। इधर देखते हैं, मध्य प्रदेश में एक स्टार्टअप है जिसका नाम है क्राफ्ट एंड रीजन। क्या नाम है? क्राफ्ट एंड रीजन। क्राफ्ट एंड रीजन, इसमें नाम का बहुत खेल है, नाम समझते चलोगे तो आपको क्लियर होता जाएगा। तो क्राफ्ट एंड रीजन ये क्या है? ये है स्टार्टअप का नाम। किसका नाम है ये है स्टार्टअप का नाम, ये है स्टार्टअप का नाम। अब इस स्टार्टअप ने एक ब्रांड लॉन्च किया है, ब्रांड का नाम क्या रखा है? तसल्ली ब्रांड, जो ना मन की तसल्ली, तसल्ली ब्रांड इन्होंने जो है बनाया है। तो एक स्टार्टअप है और उस स्टार्टअप के द्वारा एक ब्रांड बनाया गया है, तसल्ली ब्रांड। तो ये है ब्रांड का नाम। तो तसल्ली ब्रांड क्या है? ये ब्रांड का नाम है। अब इस तसल्ली ब्रांड के अंतर्गत वो करना क्या चाहते हैं ये समझिएगा। ठीक है, देखो, प्राचीन कला और हस्तशिल्प, कला का मतलब होता है आर्ट और हस्तशिल्प का मतलब होता है हैंडीक्राफ्ट। जो हमारी प्राचीन कला है और जो हमारा प्राचीन हस्तशिल्प है, हैंडीक्राफ्ट है, उसको बढ़ावा दिया जाएगा। खास तौर पे किन जिलों में? नर्मदापुरम, भोपाल, छिंदवाड़ा, सीहोर, महेश्वर और धार जिले में। आगे पढ़ते हैं, पारंपरिक शिल्प कला, स्टोन पाउडर और लोकल लकड़ी यानी कि स्थानीय लकड़ी की सहायता से पुनः निर्मित किया जाएगा, यानी कि वापस बनाया जाएगा। और ये जो प्राचीन आर्ट एंड क्राफ्ट है मध्य प्रदेश का, इसको बनाने के बाद इसको अमेज़न जैसी वेबसाइट के माध्यम से वैश्विक बाजार यानी कि पूरे वर्ल्ड मार्केट में जो है इसको बेचा जाएगा। समझ रहे हैं दोस्तों आप बात को? यानी कि एक स्टार्टअप हमारे सामने निकल के आया है, स्टार्टअप का नाम है क्राफ्ट एंड रीजन। इस स्टार्टअप ने अपना एक ब्रांड नेम डिजाइन किया है, ब्रांड नेम को क्या रखा है? तसल्ली ब्रांड। अब ये तसल्ली ब्रांड नाम के अंदर क्या करेंगे? इस ब्रांड के अंदर ये मध्य प्रदेश का जो प्राचीन कला है, जो आर्ट है और जो हस्तशिल्प है, हैंडीक्राफ्ट, ये उसको वापस से बढ़ावा देंगे। और अब की बार ये इसे केवल मध्य प्रदेश में ही नहीं बेचेंगे, अब की बार ये इसको पूरे वर्ल्ड में बेचेंगे। और पूरे वर्ल्ड में बेचने के लिए ये किस चीज की सहायता लेंगे? ये अमेज़न जैसी वेबसाइट्स की सहायता लेंगे। इतनी बात आपको क्लियर हुई? एक मिनट रुकिएगा, ये माइक का ना तार बार बार खिंच रहा है। काहे खिंचते हो भैया? ठीक है भैया, चलो, बढ़िया लग रहा है, बढ़िया है ना? चलिए, तो ये उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर हो गया हो। स्टार्टअप का नाम भी क्लियर हो गया, उसका ब्रांड भी क्लियर हो गया, और जो उसका उद्देश्य है प्राचीन कला और हस्तशिल्प यानी कि हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा देना, और वो अमेज़न जैसी वेबसाइट की सहायता से पूरे वर्ल्ड में उस सामान को बेचना, तो ये स्टार्टअप इस काम को करके दिखाएगा। इतनी बात क्लियर हुई? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे एक बड़ी सिंपल सी एक खबर थी, छतरपुर में बनेगा स्टेडियम, खबर खत्म, और उसके लिए 10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, खर्च किया जाएगा। बस इतनी खबर है। बस दिमाग में अपने को ये याद रखना है कि छतरपुर में बनेगा एक स्टेडियम, जो कि अभी तक वहां पर नहीं है। बस इतना याद रखना है आपको इसमें। उसके बाद दोस्तों, जो सोशल मीडिया होती है,
सोशल मीडिया पे जो लोग होते हैं उनको क्या कहा जाता है? क्रिएटर्स कहा जाता है। वो खुद को इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं, लेकिन दुनिया उनको क्रिएटर्स कहती है। सोशल मीडिया पे जो लोग कंटेंट बनाते हैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर, तो ऐसे क्रिएटर्स आजकल बड़े फेमस हो गए हैं और इनमें से काफी सारे क्रिएटर्स तो काफी अच्छा काम भी कर रहे हैं। ठीक है, तो भोपाल में क्रिएटर समिट 2025 का आयोजन हुआ। खबर खत्म। सिंपल है, याद हो जाएगा कि कहां पर क्रिएटर समिट का आयोजन हुआ। तो यहां पर साफ लिखा है क्रिएटर समिट 2025 का आयोजन कहां हुआ? भोपाल में हुआ। क्रिएटर समिट 2025 का आयोजन कहां हुआ दोस्तों? भोपाल में हुआ। इतनी बात आपको याद रखनी है। यहां पर दो सिंपल फैक्ट, छतरपुर में बनेगा एक नया स्टेडियम और क्रिएटर समिट 2025 का आयोजन भोपाल में हुआ। उसके बाद दोस्तों यहां पर एक चीज लिखी हुई है, इंस्पायर अवार्ड मानक योजना। इंस्पायर अवार्ड मानक योजना, यह योजना का नाम है। ठीक है, मानक का मतलब होता है स्टैंडर्ड। इंस्पायर अवार्ड स्टैंडर्ड स्कीम। ठीक है, अंग्रेजी में नाम क्या आ जाएगा? इंस्पायर अवार्ड स्टैंडर्ड स्कीम, इंस्पायर अवार्ड मानक योजना। अब ये योजना क्या है सुनिएगा। ये योजना कहां पर लॉन्च की गई है? मध्य प्रदेश में। कहां लॉन्च की गई है ये योजना? मध्य प्रदेश में। ये क्या करेगी कि मध्य प्रदेश में जो बच्चे हैं उन बच्चों को साइंस की फील्ड में आगे बढ़ाएगी। कह रहे हैं ना कि इस बच्चों में विज्ञान का बीज बोना, उनका पोषण करना, उनको प्रोत्साहित करना, उनकी रुचि विज्ञान में बढ़ाना, उनका दृष्टिकोण वैज्ञानिक बनाना। अरे भैया, जब तक इस देश में कहते हैं ना कि भैया, जब तक इस देश में आविष्कार से ज्यादा चमत्कार पर लोग भरोसा करेंगे, तब तक काहे का वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनेगा? मतलब इतने सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाबा, उन बाबाओं के अलग अलग चमत्कार। तो भैया, जिस देश में चमत्कार पर भरोसा किया जाता है और आविष्कार पर भरोसा कम किया जाता है, ऐसे देश में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना बहुत मुश्किल है दोस्तों। लेकिन इसको बदलने का प्रयास मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। मध्य प्रदेश की सरकार कह रही है कि जितना हम बच्चों को साइंस में डुबाएंगे, उनको हम जितना साइंस में मोटिवेट करेंगे, उतना बच्चे का दृष्टिकोण क्या होगा? वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनेगा, साइंटिफिक सोच हो जाएगी उसकी। इसीलिए कहते हैं कि एक महान व्यक्ति ने कहा कि मानो मत जानो। मानना तो बड़ा आसान है कि बेटा ये ऐसा ऐसा होता है, इसको मान लो। ठीक है मम्मी, ऐसा होता है, मान लिया। जब आप किसी भी चीज को मानते हो तो आप उसमें खोजबीन करना छोड़ देते हो। तो मानो मत जानो। और जब आप किसी चीज को जानना चाहोगे, तब सुकरात ने भी कहा है, बड़े ही फेमस फिलोसोफर सुकरात, जिसको अंग्रेजी में सोक्रेट्स कहते हैं, कि हर चीज के पीछे प्रश्न पूछो और उसके उत्तर की मांग करो। यानी कि जितने ज्यादा तुम प्रश्न पूछोगे, उतने ज्यादा सामने से तुमको उत्तर मिलेंगे, और जितने उत्तर मिलेंगे तुम्हारे माइंड में क्लैरिटी बनती जाएगी किसी भी चीज को लेकर, तो फिर तुम मानना छोड़ दोगे, तुम जानना शुरू कर दोगे। और जितना ज्यादा तुम जानोगे, यानी कि प्रश्न पूछोगे, उतना ही तुम्हारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनेगा। तो मध्य प्रदेश सरकार ने कहा कि बड़ा सिंपल सा काम करते हैं, मध्य प्रदेश के जो बच्चे हैं यही प्रदेश का भविष्य हैं, इनको हम विज्ञान के क्षेत्र में ढकेलते हैं, इनको प्रोत्साहित करते हैं। उसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने योजना चला दी, इंस्पायर अवार्ड मानक योजना। अब इस योजना के अंतर्गत क्या होगा कि मध्य प्रदेश में जो बच्चे 6th क्लास से 10वीं क्लास तक के बीच में पढ़ रहे हैं, उनको साइंस की फील्ड में मोटिवेट करने के लिए उनको पुरस्कार दिए जाएंगे, उनको अवार्ड्स दिए जाएंगे। इतनी बात क्लियर हुई, ताकि 6ठी से 10वीं क्लास तक का जो बच्चा है, जो साइंस की फील्ड में अच्छा काम करेगा, अच्छे मार्क्स लाएगा, अच्छा प्रदर्शन करेगा, कुछ उसमें नवाचार करने का प्रयास करेगा, तो ऐसे बच्चों को मध्य प्रदेश की सरकार सम्मानित करेगी, और जिससे उनका मनोबल साइंस की फील्ड में बढ़ेगा। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर दोस्तों अगली जो खबर है वो क्या देखने को मिलती है? जनसंपर्क के अपर संचालक
अब सबसे पहली बात तो हिंदी मीडियम वाला व्यक्ति, सॉरी इंग्लिश मीडियम वाला व्यक्ति कहेगा सर अपर संचालक क्या होता है? अपर संचालक का मतलब दोस्तों होता है एडिशनल डायरेक्टर। अपर संचालक का मतलब क्या होता है? एडिशनल डायरेक्टर। एडिशनल डायरेक्टर। अपर संचालक का मतलब क्या होता है? एडिशनल डायरेक्टर। तो मध्य प्रदेश का जनसंपर्क विभाग है जो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे काफी एक्टिव रहता है और काफी सारे पोस्ट डालता रहता है। तो मध्य प्रदेश का जो जनसंपर्क विभाग है उसके अपर संचालक यानी कि एडिशनल डायरेक्टर नाम क्या है इनका? संजय जैन इनका नाम है, आप यहां पर देख सकते हैं। इनको एक पुरस्कार दिया गया है जिसका नाम क्या है? डॉक्टर राजेंद्र कुमार स्मृति सम्मान। कौन सा? डॉक्टर राजेंद्र कुमार स्मृति सम्मान जो है इनको दिया गया है। इनके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। संजय जैन जी ने लंबे समय से सामाजिक यानी कि सोसाइटी, प्रशासनिक यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन, साहित्य यानी कि लिटरेचर, इन सभी फील्ड्स में अपना बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है, योगदान दिया है। ऐसे ही नहीं इनको जनसंपर्क विभाग का एडिशनल डायरेक्टर बनाया है। तो इसीलिए इतने बेहतरीन काम के लिए इनको डॉक्टर राजेंद्र कुमार स्मृति सम्मान 2025 से नवाजा गया है। 1989 से इनकी कहानी आरंभ हुई और ये तब से अपनी कलम से बहुत कुछ लिख चुके हैं, बहुत कुछ दुनिया को बता चुके हैं। तो इसीलिए इसी साल 18 सितंबर 2025 को यहां पर एक एक्टर मौजूद थे, अभिनेता राजीव वर्मा। हालांकि बस ये तो ऐसी जानकारी के लिए बता रहा हूं, इनको आपने जरूर टीवीज में देखा होगा। तो इस पूरे आयोजन को जो है किया गया और जनसंपर्क विभाग के जो एडिशनल डायरेक्टर हैं, अपर संचालक नाम क्या है? संजय जैन। इनको इनके पूरे योगदान के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया? डॉक्टर राजेंद्र कुमार स्मृति सम्मान। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो को हम करेंगे यहीं पर दी एंड। मेरा ये वाला जो पीडीएफ है ये समाप्त भी हो चुका है। ठीक है, इसको आज हम यहीं पर एंड करेंगे। और आप में से जो विद्यार्थी कहते हैं कि सर पीडीएफ जो है दे दी जाए, तो मैं एक काम करूंगा कि इसका एक कमेंट में ऐड करवा दूंगा कि पीडीएफ डाउनलोड करने की क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया है, इसको मैं वहां पर जुड़वा दूंगा। ठीक है, चैंपियन स्क्वायर की टीम को मैं बोलकर इस कमेंट को वहां पर जुड़वा दूंगा और उस कमेंट को पिन करवा दूंगा। तो आप उसमें प्रोसेस पढ़ लीजिएगा कि पीडीएफ डाउनलोड करने की क्या प्रोसेस है, क्या किसको क्या मिलेगी, तो आप उसको वहां से जो है देख सकते हैं। ठीक है, वैसे तो मैं कहता हूं कि इसका एक वन लाइनर बनाते चलें आप तो ज्यादा उचित रहेगा, एंड मोमेंट पर रिवाइज भी हो जाएगी। लेकिन आजकल पीडीएफ का जमाना है और हर व्यक्ति की जुबान से एक ही शब्द निकलता है, पीडीएफ। कि आपकी कोई अंतिम ख्वाहिश? पीडीएफ। आप इस दुनिया में आए, आपको क्या चाहिए? पीडीएफ। आपको जो जीवन का असली रस है वो कहां से प्राप्त होता है? पीडीएफ। तो पीडीएफ दोस्तों बहुत खतरनाक चीज जो है बन चुकी है। तो इसीलिए मैं उसकी जो पूरी प्रोसेस है कमेंट में डलवा दूंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। और मुलाकात करते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। लेक्चर नंबर रहेगा हमारा अगला वाला कौन सा? 5। ठीक है दोस्तों, चलिए दीजिए मुझे इजाजत। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।